नो सर। बिजनेस ट्रांजेक्शन में किसी को पूछना है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस वो होते हैं जो मनी में मैंने किसी को 5,000 रुपए दिए, आई गिव 5,000 रुपीज टू समवन, तो 5,000 दिए मैंने, तो 5,000 मालूम है कितने दिए। मैं किसी को कुछ सामान दे रहा हूँ, तो मैं कितने का सामान दे रहा हूँ, दैट इज मनीज वर्थ। उसकी वर्थ क्या है, मनी में क्या वर्थ है उसकी, उसकी मनी में वर्थ है 5,000 रुपए की, सपोज सामान किसी को दिया, तो अगर उसकी मनी में वर्थ निकाली जा सकती है तो दैट इज अ ट्रांजेक्शन, तो मैं उसकी मनी में वर्थ निकाल सकता हूँ। आई कैन से दैट अमाउंट इज ऑफ 5,000 रुपीज, मैं उसकी मनी में जो वैल्यू है वो 5,000 रुपीज है, मनी वर्थ इज 5,000, उसकी मनी में वर्थ 5,000 है, तो वो मेरे लिए ट्रांजेक्शन है। अगर किसी जगह कोई फैक्ट्री के अंदर कोई बीमार पड़ गया, अब मैं उसकी वैल्यू क्या निकालूं, कितने रुपए का बीमार पड़ गया, तो दैट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, बट वेयर एवर आई कैन असाइन सम वैल्यू, मनी वैल्यू, दैट इज ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज आती है। फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब है, अभी मैंने एग्जांपल इसमें जो दिया है कि एक के पास में 1,000 रुपीज का कैश है, अब आप 200 की बुक खरीद लेते हैं, तो कैश आपका घट के हो गया 800 और आपके पास बुक आ गई 200 रुपीज की। तो पहले पोजीशन क्या थी, पहले सिचुएशन थी कि यू हैड कैश ऑफ 1,000, अब कैश 800 है, बुक 200 का है, तो यहाँ चेंज आ रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, कैश 1,000 से 800 हो गई, बुक पहले कुछ भी नहीं थी, अब 200 की बुक हो गई, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। अब आप क्या करते हो, आप 300 रुपीज का एक फर्नीचर खरीद लाते हो, ठीक है, तो अभी तो आपके पास 800 का है, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो रही है मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ साफ साफ, कैश, बुक और फर्नीचर। तो आपके पास 1,000 रुपीज है, नो कैश नो फर्नीचर, आपने 200 की बुक खरीदी, तो 200 कैश 800 का हो गया, 200 की बुक आ गई, तो नाउ फाइनेंशियल पोजीशन पहले ये थी, अब ये है। आपके पास कैश का अमाउंट चेंज हो रहा है, जो पहले नहीं थी अब वो चीज आ गई। फिर आप 300 का फर्नीचर खरीदते हो, तो कैश आपका 300 से कम हो गया, तो नाउ कैश इज 500, बुक अभी भी 200 की है और एक फर्नीचर 300 का आ गया, तो ये भी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। यहाँ पे आपकी कंडीशन कुछ थी, यहाँ अब फिर बाद में कुछ और हो गई, अब कुछ और हो गई, तो चेंज हो रही फाइनेंशियल पोजीशन। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो ट्रांजेक्शंस है जिनसे फाइनेंशियल, हर ट्रांजेक्शन से फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है जब भी कोई ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो दिस इज हाउ इट गोज अबाउट। तो ये ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट इज अकाउंट। अकाउंट मैंने कहा था कि अकाउंट टी शेप में होता है नॉर्मली, ठीक है, एंड ये टी शेप अकाउंट होता है और इसके अंदर हम दो साइड्स में इसको बांट देते हैं। We divide into two sides. One is left hand side, the other is right hand side. Left hand side के अंदर हम कुछ transactions लिखते हैं, वो transaction कुछ भी हो सकते हैं, they can be anything. We write some transactions on the left hand side, debit side, we write some transactions on the credit side. और इसमें क्या होता है कि हर ट्रांजेक्शन, हर अकाउंट, हर बिजनेस में जितने भी आइटम होते हैं, हेड होते हैं, उन सब का हम अकाउंट बनाते हैं। अगर हमारे पास, अब जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, उसमें कैश था, बुक आया, उसके अंदर फर्नीचर आया, तो आपके पास कैश का अलग अकाउंट बनेगा, बैंक बुक का अलग बनेगा, फर्नीचर का अलग बनेगा, इस ढंग से जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका अकाउंट बनेगा, एंड देन यू विल रिकॉर्ड एवरीथिंग। इसके अंदर में प्लस माइनस जो भी होगा वो लिखता जाऊंगा अकाउंट के अंदर। अकाउंट्स टी फॉर्मेट में होता है, एक साइड हम डेबिट, एक साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज आएगा वो इसी टी अकाउंट में लिखेंगे। अब मैं आपको अभी वो नहीं बता रहा हूँ किधर इंक्रीज लिखेंगे किधर डिक्रीज लिखेंगे, बट इंक्रीज आएगा तो, डिक्रीज आएगा तो, सब कुछ टी अकाउंट में लिखा जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू कैपिटल। कैपिटल तो आपको समझ गए, तो कैपिटल इज द ओनर, जो बिजनेस में पैसा लगाता है हम उसको कैपिटल कहते हैं, ठीक है। ओनर ने जो भी पैसा लगाया बिजनेस में, दैट इज रिफर्ड एज कैपिटल। सेकेंड इज ड्रॉइंग्स। ओनर को बिजनेस से जो पैसा निकालता है ओनर, उस पैसे को, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। जो ओनर पैसा निकालेगा वो ड्राइंग है,
और जो ओनर पैसा बिजनेस में लगाएगा वो कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको नीचे जो बताया है वो मैंने इन दोनों में रिलेशनशिप बताया ड्राइंग और कैपिटल के अंदर। ड्राइंग और कैपिटल में रिलेशन ये है कि ड्राइंग एंड कैपिटल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कैपिटल दिखाता है जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया और ड्राइंग दिखाता है जो पैसा हमने निकाला। ड्राइंग जब होगी तो कैपिटल उससे रिड्यूस हो जाएगी। मैंने लगाया 1 लाख रुपए और निकाल लिए 10,000 रुपए, तो कम हो। तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है कि ओनर इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इन द बिजनेस एज कैपिटल, then capital will be 1 lakh. But if he owner withdraws 1500 निकाल लिया तो कैपिटल घट के हो जाएगी 85,000। तो इस ढंग से कैपिटल और ड्राइंग में रिलेशनशिप। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? यहाँ तक किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है? किसी को कोई चीज पूछनी है? मैं ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मैंने बताया था जो पैसा बिजनेस को किसी को देना है, व्हाट बिजनेस हैज टू गिव टू अदर्स। तो लायबिलिटीज जो होती हैं वो ऑब्लिगेशंस होती है, बिजनेस की जिम्मेदारियां होती हैं जो बिजनेस को पे करना है किसी को। दोज आर कॉल्ड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज 2 तरह की होती है, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटीज बनती कैसे? हाउ लायबिलिटीज अराइज? आपने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा उधार में, पैसा नहीं दिया, तो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि उसका पैसा करे, तो ये लायबिलिटी हो जाएगी। बिजनेस ने किसी से लोन लिया है, जब लोन लिया है तो उसको वापस करना है, तो लायबिलिटी हो जाएगी। बिजनेस ने सर्विसेज यूज की लेकिन पे नहीं किया, जैसे कि आप क्या, किसी ने एम्प्लॉय ने काम किया, कुछ किया, तो आपने नहीं दिया उसके लिए पैसा, तो वो लायबिलिटी हो जाएगी। लायबिलिटी कब होती है? जब आप कोई बेनिफिट ले लेते हो, ठीक है, और उस बेनिफिट का पेमेंट नहीं करते हो, देन दैट बिकम्स अ लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटीज 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। 2 तरह की लायबिलिटीज होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर अंदर जो पैसा चुकाना है, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म माने 1 साल के बाद तक चुका सकते हैं। मान लीजिए आज 7 मई 2021 को मैं लोन लेता हूँ और ये मुझे से नवंबर तक चुका देना, ठीक है, तो जस्ट आफ्टर 5-6 मंथ्स, तो ये मेरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो इसको मैं शॉर्ट टर्म बोलूंगा क्योंकि मुझे इसको विद इन फ्यू मंथ्स चुका देना। लेकिन अगर मैं कहता हूं इस लायबिलिटी को मुझे चुकाना है 7 मई 22 के बाद, आफ्टर 1 ईयर, तो ये मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगी। मैंने किसी बैंक से लोन लिया और बैंक ने मुझे 2 साल के लिए लोन दिया, 2 साल बाद जब, तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बैंक ने मुझे कहा नहीं आप 6 महीने के अंदर वापस कर दीजिएगा पैसा, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो मैंने किसी से उधार में सामान खरीदा, वैसे तो कोई इतना लंबा देता नहीं, मैं एज्यूम कर लूं किसी से क्रेडिट में उधार में सामान लिया, आई टोल्ड दैट पर्सन दैट आई विल पे यू इन 3 मंथ्स, तो वो शॉर्ट टर्म। मैं उसको कहता हूं कि मैं आपको अगले साल दे दूंगा पेमेंट, और वो अगले साल लेने को तैयार हो गया, तो देन दैट इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ऐसा होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसी ढंग से लायबिलिटीज जो होती है इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटी मतलब जो पैसा ओनर ने बिजनेस को दिया है वो इंटरनल, और जो बाहर वालों का है ओनर के अलावा, देन दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। अब जैसे ओनर ने पैसा दिया तो ये इंटरनल हो जाएगा, ठीक है। ये सप्लायर ने उधार में सामान दिया तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा। ये सर्विस प्रोवाइडर है, इसने कुछ सर्विस दी तो ये भी एक्सटर्नल हो जाएगा। ये एम्प्लॉइज है, ये भी एक्सटर्नल हो जाएगा। सिर्फ ओनर का पैसा इंटरनल होता है, अदर्स इट इज एक्सटर्नल। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल भी हम कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को कभी कभी हम सिर्फ कैपिटल लायबिलिटीज कहते हैं।
तो लायबिलिटीज मैंने बताया था दो सेंस में यूज होते हैं, एक लायबिलिटी ब्रॉड सेंस में, इस लायबिलिटी के अंदर इंटरनल लायबिलिटी भी आ गई, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी आ गई, और एक लायबिलिटी में यूज कर रहा हूँ नैरो सेंस में, मतलब ये सिर्फ आउटसाइडर का पैसा है। तो मैं लायबिलिटी वर्ड दोनों जगह यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ जिसका मतलब कैपिटल भी है, और मैं यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ जिसका मतलब सिर्फ एक्सटर्नल आउटसाइडर की पैसा है। तो कहाँ यूज हो रहा है वो ध्यान रखने का है। तो इंटरनल लायबिलिटी में जो हमारा पास ओनर का पैसा है उसको हम इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल कहते हैं, और जो बाहर वालों का पैसा है उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी या फिर सिर्फ लायबिलिटी कहते हैं। इंटरनल लायबिलिटी विच लायबिलिटीज विच मनी गड़बड़ है ना, मीन्स मनी प्रोवाइडेड बाय द ओनर, है ना। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है ना, प्रोवाइडेड बाय द ओनर विच इज कम्प्लीटली, जब बिजनेस बंद होता है ना तो ओनर को तब पैसा मिलेगा, ओनर का जो पैसा तो आखिर में मिलता है, सबसे आखिर में जब बिजनेस बंद होगा। तो जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो आउटसाइडर की लायबिलिटी है, वो पैसा कभी भी दिया जा सकता है, सूनर और लेटर, जब भी वो मांगेगा तब देना पड़ता है, और ये पैसा कभी भी फ्यू डेज में, वीक्स में, मंथ्स में या ईयर्स में कभी भी दिया जा सकता है। ये भी गड़बड़ है, इसको भी ठीक करना। मेरा आज कीबोर्ड वो हो गया इसलिए दिक्कत आ रही है। देखते हैं, द आउटसाइडर्स टू whom money has to be paid could be suppliers, ये भी लैंग्वेज में गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो आउटसाइडर को जिनको हमें पैसा देना है वो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हो सकते हैं, वो एम्प्लॉयज हो सकते हैं जिनको सैलरीज देनी बाकी है, वो इलेक्ट्रिसिटी जिन्होंने हमने जिनसे किसी से इलेक्ट्रिसिटी उधार में खरीदी है, अभी पेमेंट नहीं किया, बिजली का बिल का पेमेंट बचा वो हो सकता है ना। वाटर सप्लायर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, प्लम्बर हो सकता है, अकाउंटेंट, कुछ भी हो सकता है जिनसे हमने सर्विस। आउटसाइड लायबिलिटीज आल्सो इंक्लूड बैंकर्स, हमने किसी बैंक से लोन लिया है ना, किसी से हमने लायबिलिटी ली तो वो भी हमारी लायबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो लायबिलिटी हमारी किसी की तरफ भी हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा टर्म है, लायबिलिटी टर्म है, लायबिलिटी जैसे मैंने कहा दो सेंस में यूज होता है, ब्रॉड सेंस एंड नैरो सेंस। ब्रॉड सेंस का मतलब होता है इसमें कैपिटल इंक्लूडेड है, नैरो सेंस में कैपिटल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन है, ये मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा इसको तब। देखिए नया सब्जेक्ट है तो मैंने कोशिश तो की है कि जो है जितना इजीली समझ में आ जाए, अब क्या कर सकते हैं, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। फिर एसेट्स के बारे में मैंने बात की थी, एसेट्स बिजनेस की राइट्स होती है, बिजनेस के पास वो राइट्स हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहलाते हैं वो बिजनेस के, ठीक है। बिजनेस, इनको बिजनेस के पास एसेट्स कैसे आती है, बिजनेस हैज बॉट देम, या तो बिजनेस उनको खरीदता है ना। मैं बिजनेस के पास कैश है, कैश देगा और बिजनेस एसेट खरीदेगा, एसेट माने फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह जो भी वो खरीदेगा, या ओनर दे देगा कि ठीक है मैं आपको देता हूँ बिल्डिंग, मैं आपको फर्नीचर देता हूँ, मैं आपको कंप्यूटर देता हूँ, तो या वो कोई उसको बिजनेस को देगा, एसेट डायरेक्टली एसेट ही देगा। तो बिजनेस के पास इसी दो ढंग से एसेट आ सकती है, उसके अलावा बिजनेस के पास एसेट नहीं आ सकती। ऐसा नहीं हो सकता बिजनेस को कि जमीन पे पड़ी मिल जाएगी एसेट उठा लाएगा वो, ऐसा नहीं है। बिजनेस को या तो किसी ने दिया होगा या बिजनेस ने खरीदी होगी। अब जब भी बिजनेस के पास एसेट्स आएगी तो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और एसेट्स की खास बात क्या होती है, एसेट्स की फ्यूचर वैल्यू होती है, एसेट्स को हम फ्यूचर में बेच सकते हैं, वी कैन सेल दीज एसेट्स इन द फ्यूचर। तो ये हमारे पास, ये मैंने एग्जांपल दिया है कि बिजनेस कह रहा है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मशीन है, रॉ मटेरियल है, कैश है, बैंक बैलेंस है, तो ये सब कुछ भी एसेट्स बिजनेस के पास है। तो बिजनेस के पास जितनी एसेट्स होती हैं सब अलग अलग, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसेट्स दैट द बिजनेस हैज, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। फिर एसेट्स जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं दो ढंग से, टाइम के हिसाब से, कन्वर्जन टाइम। एसेट्स जो है कन्वर्जन टाइम के हिसाब से, मतलब उनको कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है।
तो वो फिक्स एसेट्स हो सकती है और करंट एसेट्स हो सकती है। करंट एसेट्स भी दो तरह की होती है, लिक्विड एसेट्स एंड अदर करंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स तो कुछ ही महीनों में, कुछ दिन में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो दे कन्वर्ट इनटू कैश वेरी फास्ट, या फिर वो कैश ही होती है, उनको कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है, वो कैश ही फॉर्म में। अब कन्वर्जन क्या करें, वो कैश ही है। और जो अदर करंट एसेट्स होती है, जैसे स्टॉक है बेचने के लिए रखा हुआ, वो एकदम से नहीं बिकता, वो कस्टमर आएंगे तब खरीदेंगे तब बिकेगा, तो दैट टेक्स सम टाइम, उसके अंदर कुछ टाइम लग सकता है। तो दिस, तो फिक्स एसेट्स जो होती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, करंट एसेट्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, वो जल्दी कन्वर्ट हो जाती है कैश में। फिक्स एसेट्स सालों लगता है तब कैश में कन्वर्ट होती है, करंट एसेट्स कन्वर्ट इनटू कैश सूनर। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स जो होती है वो टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, जिनको हम जान सकते हैं कि ये कौन सी एसेट है। इंटेंजिबल एसेट को हम नहीं देख सकते, ना हम छू सकते हैं, दोज आर इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कैन बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट, whereas intangible asset cannot be seen, touched or felt। ठीक है, तो ये tangible intangible है। Then there are some assets which are only for money sake, कुछ assets सिर्फ money sake के लिए होती है, सिर्फ नाम की, उनकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होती। ये मैंने आपको इसलिए दिया है कि ये जो फिक्टिशियस एसेट्स है आप बाद में अच्छे से समझोगे, तो मैंने आपको ये बस बता दिया ये, क्योंकि कुछ स्कूल ये पूछते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, बट ये फिक्टिशियस एसेट्स अभी इतनी जल्दी आपको नहीं बताना चाहिए, बाद में बताना चाहिए। लेकिन अब ठीक है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि आपके स्कूलों में क्या पढ़ाया जा सकता है। फिक्टिशियस एसेट्स एग्जैक्ट मीनिंग आपको बाद में इसका समझ में आएगा। आप ये मान के चलिए कि सिर्फ नाम मात्र की एसेट्स हैं, इनकी एसेट्स की रियल वैल्यू अपने आप में कुछ भी नहीं है। दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है, दैट इज व्हाट फिक्टिशियस। बाकी टेंजिबल इंटेंजिबल ठीक है ना, वो आपको दिखा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल इंटेंजिबल है ना, इनको हम देख सकते हैं और वी कैन टच देम। ये इन और बाकी ये टेंजिबल एसेट्स है, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये इंटेंजिबल एसेट्स। डिफरेंस बिटवीन करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स में ये डिफरेंस है। ठीक है, करंट एसेट जो है वो एक साल के अंदर या तो यूज हो जाएंगे या एक साल के अंदर बेच दी जाएंगे। जो नॉन करंट एसेट्स हैं या फिक्स्ड एसेट्स हैं वो एक साल दर साल यूज होती रहती है। ठीक है, कैश, बैंक, स्टॉक करंट एसेट्स कहलाती हैं, बिल्डिंग, मशीन, व्हीकल नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं। अमाउंट ऑफ एसेट्स डिसाइड साइज ऑफ द बिजनेस। एसेट की इंपॉर्टेंस ये है कि जिस बिजनेस के पास ज्यादा एसेट होती है ये माना जाता है वो बिजनेस बड़ा है, जिस बिजनेस के पास कम एसेट होती है वो बिजनेस छोटा है। अब जैसे यहाँ पे दिखाया है कि एक स्टार्टअप है, ठीक है, एक स्टार्टअप है, नया बिजनेस है, तो वो छोटा है, उसके पास एसेट कम होगी। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके पास ज्यादा एसेट होगी। तो वो एसेट जो है जिसके पास बड़ी बिल्डिंग है, मशीन्स है, ये सब है, तो दैट टेल्स यू हाउ बिग द बिजनेस इज। यहाँ तक हमने देखा था। और ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जैसे ठीक है, गुड्स एंड इट्स टाइप। अब हम बात कर रहे हैं गुड्स की, ये मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था। अब हम गुड्स की बात करते हैं। लेट अस सी अबाउट द गुड्स। गुड्स क्या चीज है, कैसे होती है। देखिए, गुड्स का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आप डील करते हैं। आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहां जो क्लॉथ या फैब्रिक या गारमेंट्स, जो भी हम बोले, जिस चीज की भी दुकान है, वो जो बेचने के लिए उन्होंने फैब्रिक, क्लॉथ या गारमेंट्स रखा हुआ है,
बेचने के लिए, इसको हम गुड्स कहेंगे। आप एक फर्नीचर शॉप पे जाते हैं, उस फर्नीचर शॉप पे दो तरह का फर्नीचर होगा। एक फर्नीचर वो यूज करते होंगे खुद अपने काम के लिए, जिसके ऊपर वो टेबल होगी, जिसके ऊपर ओनर अपना काम करता होगा, उसकी खुद की चेयर होगी, स्टाफ के पास कुछ फर्नीचर होगा, और एक फर्नीचर यूज के लिए होगा और एक फर्नीचर सेल के लिए होगा। तो जो बेचने के लिए फर्नीचर की दुकान पे फर्नीचर रखा है उसको हम गुड्स कहेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना यह है कि गुड्स आर बेसिकली द आइटम्स मेंट फॉर सेल, जो हमने बेचने के लिए रखा हुआ है। हमने रीसेल के लिए, हमने आगे बेचने के लिए जो रखा हुआ है उसको हम गुड्स कहेंगे। जो हमने बेचने के लिए नहीं रखा है उसको हम गुड्स नहीं कहेंगे। जो हमने अपने सामान बेचने के लिए रखा है कि हम इसको बेचेंगे, दोज आर कॉल्ड एज गुड्स। तो गुड्स जो होता है सिर्फ बेचने का सामान। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप किसी ड्रग स्टोर पे जाएं, दवाई की दुकान है, उसके ऊपर जो सामान मान रखा है तो वो दवाइयों क्या, उसके पास एक फर्नीचर होगा जिसके ऊपर वो रैक वैक बनी होती है, वुडन रैक है मान लीजिए, उस वुडन रैक के ऊपर उसके अंदर उसने दवाइयां रखी हुई। तो जो वुडन रैक है और बाकी का जो उसका फर्नीचर है वो एसेट नहीं, वो गुड्स नहीं कहलाएगा। लेकिन जो मेडिसिन उसने रखी हुई है, ठीक है, उसने जो मेडिसिन रखी हुई है, उसने जो दुकान के अंदर वो रखा हुआ है, क्या कहते हैं, वो सिरप्स रखे हुए हैं, वो सब चीजें रखी हुई हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज गुड्स, उनको हम गुड्स कहते हैं। तो गुड्स आर बेसिकली दोज थिंग्स which are meant for resale. यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, गुड्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। गुड्स अगर हमने खरीदा है, जब हम गुड्स खरीदते हैं, है ना, खरीदते हैं, तो हम उसको बोलेंगे परचेजेस, हम उसको बोलेंगे परचेजेस। जब गुड्स को हम बेचते हैं तो वो सेल्स हो जाएगी। जब जो गुड्स हमने बेचे और वो वापस आए तो वो हो जाएगी सेल्स रिटर्न्स, और जो हमने खरीद के रिटर्न किए वापस वो हो जाएगी परचेज रिटर्न्स। और जो हमारे पास अनसोल्ड गुड्स बचे हैं, जिन जो अभी नहीं बिके, उनको हम स्टॉक कहते हैं। हमारे पास मैंने 1000 रुपए के गुड्स खरीदे, इसमें से मैंने 8000 के गुड्स मैंने बेच दिए। 8000 के गुड्स मैंने सपोज 12000 रुपए में बेच दिए, तो ये 12,000 मेरी सेल्स कहलाएगी, और 10,000 के गुड्स जो मैंने खरीदे ये मेरी परचेसेस कहलाएगी। अब जो मैंने 10,000 के गुड्स खरीदे थे, इसमें से मैंने 1000 गुड्स वापस कर दिए, तो ये मेरी परचेज रिटर्न्स कहलाएगी। और जो मैंने 12,000 के गुड्स बेचे थे, इसके अंदर से मुझे 1500 के गुड्स वापस आ गए मेरे पास, तो ये सेल्स रिटर्न्स कहलाएगी। और जो गुड्स अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, जो मैंने नहीं बेच पाया हूँ, उनको हम स्टॉक कहते हैं। तो गुड्स आर बेसिकली, गुड्स को ये 5 अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो गुड्स एक ही नाम से नहीं है, गुड्स आर इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो किस गुड की हम बात कर रहे हैं। अगर वो खरीदे हुए की बात करें तो परचेजेस कहेंगे, बेचे हुए की बात करें तो सेल्स कहेंगे। खरीदे हुए जो हमने वापस किए परचेज रिटर्न्स हो जाएंगे, जो बेचे हुए वापस आए वो सेल्स रिटर्न्स हो जाएंगे, जो अनसोल्ड है वो स्टॉक हो जाएंगे। दिस इज हाउ इट गोस ऑन चेंज। ठीक है, ये परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल वगैरह, इनमें आपस में क्या, ये 3 टर्म्स जो हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स,
डेटर्स और बिल रिसीवेबल, ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए क्या होता है कि जब मैं ए ने बी को गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट, ए ने बी को क्रेडिट में गुड्स बेचे, तो बी हैज टू गिव मनी टू ए, बी को पैसा ए को वापस करना, तो उस केस में बी इज द डेटर ऑफ ए, बी जो है ए का डेटर हो जाएगा। बी को पैसा ए को देना है तो बी ए का डेटर हो जाएगा। लेकिन बी एक काम और करता है, बी कहता है कि ठीक है मैं आपको कागज पे लिख कर दे देता हूं कि मुझे ये पैसा आपको देना, तो बी ने वो लिख के दे दिया डॉक्यूमेंट। तो जब बी ऐसा करेगा तो बी जो है वो डेटर हम उसको नहीं बोलेंगे, हम उसको फिर बी को बिल रिसीवेबल बोलेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, ए ने बी को गुड्स बेचे तो बी डेटर हो गया, बी राइटिंग में दे देता है कि हाँ मुझे आपको इतना पैसा देना है, तो बी अब डेटर नहीं कहलाएगा, बी अब बिल रिसीवेबल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन डेटर हो या बिल रिसीवेबल हो, इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, बोथ आर टुगेदर कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स। लेकिन अगर कोई है तो या तो वो डेटर में इंक्लूड होगा या बिल रिसीवेबल में इंक्लूड होगा, उसको हम दोनों में इंक्लूड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा, अगर कोई पर्सन डेटर है तो वो बिल रिसीवेबल नहीं होगा, और अगर वो लिख के दे देगा तो डेटर से वो बिल रिसीवेबल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इस ढंग से वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लेकिन वो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स होता है इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल। और डेटर किसको कहते हैं? जिसको हमने उधार में पैसा भेजा है, उससे हमें पैसा लेना है, तो उसको हम डेटर कहते हैं। और बिल रिसीवेबल और डेटर को कलेक्टिवली एक साथ हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज डेटर्स को हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। बिल रिसीवेबल होता है जो लिख के दिया हुआ है। ऑल थ्री टर्म्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है, trade receivable, debtors and bill receivable, all three show the account receivable by the business. ठीक है, they represent individual। अब ये क्या होता है, trade receivable, debtors, bill receivable, ये लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है ना, पैसा लेना है। अब ये कुछ पर्सन हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। हमने किसी फर्म को बेचा, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम ट्रेड रिसीवेबल वर्ड की बात करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल में हम लोन नहीं लेते। हमने किसी को लोन दिया है, लोन नहीं लेंगे हम। ट्रेड रिसीवेबल्स में वो लेंगे कि हमने किसी को सामान बेचा है, उधार में गुड्स दिए, उसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स लेते हैं। वी डोंट कॉल देम लोन, हम ट्रेड रिसीवेबल में नहीं लेते। जैसे मान लीजिए ए ने बी को गुड्स बेचे और ए ने सी को लोन दिया है, तो ए को बी से भी पैसा लेना है और सी से भी पैसा लेना है, लेकिन जो बी से लेना है वो ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाएगा और जो सी से लेना है वो ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने अकाउंट्स पेबल का और ये सब चीजों का, ट्रेड रिसीवेबल्स का। जैसे ये विजय, अजय ने गुड्स बेचे हैं 12,000 के विजय को और 10,000 के सुमन को। विजय ने एक एक्सेप्टेंस भी दे दिया अजय को कि मैं 12,000 रुपए दूंगा, तो विजय जो है अब बिल रिसीवेबल में कहलाएगा और सुमन जो है वो डेटर्स में कहलाएगी। तो सुमन ने भी लिख के नहीं दिया तो सुमन डेटर्स ही कहलाएगी, लेकिन विजय जो है वो बिल रिसीवेबल कहलाएगा। और टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स अजय का जो टोटल पैसा अजय को लेना है वो 12,000 रुपए, 22,000 है। ये थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसी ढंग से हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करते हैं या ट्रेड पेबल की बात करते हैं। ये वो पैसा है जो बिजनेस को किसी को देना है, वो ट्रेड पेबल्स है। और ये पैसा देना है बिजनेस को। अब इसमें क्रेडिटर्स भी होते हैं, बिल्स पेबल भी होते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब अकाउंट्स पेबल भी होता है, ये वो पैसा जो किसी पर्सन को देना है। अब जब हमको जिसको पैसा देना है
उसको मैं कागज पे लिख के दे दूंगा, आई विल गिव इट इन राइटिंग कि मुझे आपको इतना पैसा देना है। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम एज क्रेडिटर्स, आई विल कॉल देम एज बिल्स पेबल। मुझे मैं ए हूं, मुझे बी को पेमेंट करना है और बी को पेमेंट करना है तो बी क्रेडिटर है। लेकिन जब मैं बी को लिख के दे दूंगा, इन राइटिंग दे दूंगा कि मुझे आपको इतना पैसा देना है, तो उसके तब मैं उसको क्रेडिटर नहीं कहूंगा, मैं उसको बिल्स पेबल कहूंगा। जब तक मैंने लिख कर नहीं दिया तब तक वो क्रेडिटर है, और जब मैंने उसको लिख कर दे दिया कि मुझे आपको इतना पैसा देना है, तो मैं उसको क्रेडिटर ना बोल के मैं उसको बिल्स पेबल बोलूंगा। तो चाहे मैं क्रेडिटर बोलूं चाहे बिल्स पेबल बोलूं, दोनों पार्ट है मेरे ट्रेड पेबल्स के, दोनों ट्रेड पेबल्स का हिस्सा है। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसके अंदर भी वही बात है, हमने किसी से लोन लिया है तो उसके अंदर वो नहीं आएगा, लोन वाला अमाउंट इसके अंदर नहीं आएगा। जैसे कुसुम ने गुड्स खरीदे कविता से और सुमन से, कुसुम को उसने एक्सेप्टेंस दे दी, नहीं कुसुम ने खरीदे ना, हाँ कविता से, तो कुसुम ने सुमन को एक्सेप्टेंस दे दी, तो सुमन जो है वो बिल्स पेबल में इंक्लूड होगी और कविता जो है क्रेडिटर्स में इंक्लूड होगी। इन दोनों का ये डिफरेंस है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है सेकंड वाली, ये भी आपको करनी है, यू नीड टू ट्राई दीज क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे मैंने समझाया है रिसीट्स, बिजनेस के पास जो पैसा आता है वो रिसीट्स क्या क्या तरह की होती है। बिजनेस के पास बहुत तरह का पैसा आता है, बिजनेस में रिसीव्स वो बिजनेस रिसीट्स में कैसे आता है, बिजनेस के पास जो पैसा आ रहा है, बिजनेस इज रिसीविंग सम मनी, वो जो रिसीव कर रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर भी आ रहा है, वो मशीनरी बेचकर भी आ रहा है, वो लोन लेकर भी आ रहा है, वो किसी से पेमेंट मिला तो भी आ रहा है। तो बिजनेस के पास जो पेमेंट आता है वो बहुत सारे सोर्सेज से आता है, बिजनेस रिसीव्स मनी फ्रॉम लॉट ऑफ सोर्सेज, ये सब रिसीट्स कहलाते हैं, ये सब रिसीट्स कहलाते हैं। तो रिसीट्स ऑफ द बिजनेस जब हम बात करेंगे तो बिजनेस कस्टमर से भी पैसा लेता है, लोन भी लेता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अब ये मैंने बार्टर की बात की, रिसीट्स क्या उसके अंदर भी रिसीट्स होगी, ये भी आप देखिए। अब रिसीट्स दो तरह की होती है, एक कैपिटल रिसीट होती है, एक रेवेन्यू रिसीट होती है। कैपिटल रिसीट्स माने जब आप कोई एसेट बेचकर पैसा आता है या लोन लेते हैं तो उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। लेकिन जब आप किसी को सर्विसेज देते हो, गुड्स बेचते हो, रेगुलर ट्रांजैक्शन से जो पैसा आता है उसको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल रिसीट्स माने यू आर बोरोइंग मनी, या आप एसेट बेच रहे हो या आप बोरो कर रहे हो, और रेवेन्यू रिसीट माने आप जो रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हो उससे जो पैसा आ रहा है। ये डिफरेंस है मेरा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का। भाई आपको कुछ बोल नहीं रहा, बीच में समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि नई चीजें हैं, नए टर्म से सारी चीजें आपको समझ में आ रही है थोड़ा थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ। आराध्या इज ठीक है, बता रही है। व्हाट अबाउट अनवी एंड लिशा, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, आपको आर यू एबल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ इट? यस सर। तो ये कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है। कैपिटल रिसीट नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज होती है, रेवेन्यू रिसीट रिकरिंग एक्टिविटीज होती है। तो ये डायलॉग दिया मैंने, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। इट्स फाइन, अब आप ट्राई करेंगे तब समझ में आएगा। फिर एक्सपेंडिचर्स, अभी मैं सिर्फ इतना दे रहा हूँ आपको यार, अभी बहुत ज्यादा मुझे पता नहीं, मुझे वो नहीं आ रहा है सेटिस्फेक्शन की, जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक मुझे मजा नहीं आएगा। मैं सिर्फ करते जाऊँ उससे मतलब नहीं है। ये टर्म्स तो आपको समझ में थोड़े बहुत तो आने ही चाहिए, ठीक है। बाद में तो ये टर्म्स तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ रिसीट्स तक आज बताया, मैंने आप जस्ट टोल्ड यू टिल रिसीट्स। तो ये शीट मैं आपको भेजता हूँ और आप कोशिश करता हूँ, देखिए मेरा माउस का थोड़ा सा कीबोर्ड का प्रॉब्लम आ गया है, इफ आई सॉर्ट इट आउट आई विल सेंड इट टू यू। तो